हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप वर्क। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। तो अभी हमने स्टार्ट किया है अपना सेक्शन 43। लास्ट सेक्शन मैंने कवर कराया था सेक्शन 42B। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मैं उनको बता देती हूँ, आप दोनों के लिए ही ये लेक्चर बहुत यूजफुल है, क्योंकि नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। साथ के साथ मैंने हर सेक्शन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपका पढ़ाया हमें समझ आ रहा है, थैंक्स फॉर दैट। और आपके ये कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और फिर मुझे लगता है कि मुझे और अच्छे से आप लोग को समझाना है और बहुत अच्छे से इस लॉ को सिंप्लीफाई करना है। देखिए, जितने भी लोकल लॉज हैं, तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। अभी एग्जाम 26 जुलाई को है, उससे पहले मैं सारे लोकल लॉज को कवर करा दूंगी। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम अब जल्दी से आप वीडियोस अपलोड कीजिए। देखिए, वीडियोस को अपलोड करना ही सिर्फ एक टास्क नहीं होता, उससे पहले मुझे पीडीएफ जो है बनानी होती है, फिर उसको एडिट करना होता है, फिर उसके बाद लेक्चर बनाना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है, एडिटिंग होती है। मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। एक छोटी सी वीडियो को बनाने में भी काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं डेली एक एक करके ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक साथ ही पूरा लेक्चर कवर करा दूं, क्योंकि मतलब एक एक चैप्टर अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं और बहुत ही सारे जो है हमारे, जैसे एमसीक्यूज भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ, एग्जांपल्स भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी दे रही हूँ। तो फिर जब क्वालिटी वाला हम पैटर्न्स देख रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। जब मैंने कह दिया है कि मैं लोकल लॉस कराऊंगी, तो फिर मैं लोकल लॉस कराऊंगी। कुछ स्टूडेंट से पूछा, क्या मैम आप सिर्फ डेमो दे रहे हैं, उसके बाद आप जो ये सारे क्लासेस है पेड कर देंगे? तो देखिए, मैं जो अभी लोकल लॉस करा रही हूँ, मैं पूरा ही एक्ट कवर कराऊंगी। जो भी मैं एक्ट शुरू कर रही हूँ, वो पूरा ही मैं एक्ट शुरू कराऊंगी। मुझे आपके सजेशंस चाहिए। आप मुझे बताइए कि जब मैं सारे एक्ट्स लोकल लॉस के कवर करा देती हूँ, तो क्या उसके बाद आप जेएलओ के जो लोकल लॉज है उसका रैपिड रिवीजन बैच चाहते हैं या नहीं? अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं एक रैपिड रिवीजन बैच लेकर आऊंगी, जो एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 43। हमने सेक्शन 42B तक कवर कर लिया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। और उसके जो नोट्स हैं उसको मैंने 3 बार एडिट करके बनाया है, क्योंकि बिल्कुल सिंप्लीफाई कैसे हो जाए। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सबसेक्शन बात क्या करता है। आपको पहली बात तो पता होगा मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज होता है जब हमें लोन चाहिए होता है, तो हम अपनी लैंड को क्या करते हैं, अगर मैं एक जनरल टर्म यूज करूँ तो गिरवी रख देते हैं। वैसे गिरवी तो मूवेबल प्रॉपर्टी को रखा जाता है, बट थोड़ा समझने के पर्पज से मैं बता रही हूँ कि जब हम अपनी लैंड को क्या करा, गिरवी रख दिया और बदले में हमने पैसा ले लिया, लोन ले लिया, उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। अब बात ये है कि क्या खातेदार जो टेनेंट है वो अपनी लैंड को मॉर्गेज कर सकता है? तो अब देखिए, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 1 कहता है, खातेदार टेनेंट कैन मॉर्गेज और हाइपोथिकेट हिज इंटरेस्ट इन होल और पार्ट ऑफ होल्डिंग। जो खातेदार किराएदार है वो अपनी पूरी या आंशिक भूमि को बंधक रख सकता है। ठीक है, तो खातेदार टेनेंट क्या कर सकता है, मॉर्गेज और हाइपोथिकेट दोनों ही कर सकता है। अब क्वेश्चन ये कि क्या गैर खातेदार टेनेंट भी मॉर्गेज कर सकता है? क्योंकि देखिए, अगर खातेदार टेनेंट तो उसके पास बहुत सारी राइट है, लेकिन जो गैर खातेदार टेनेंट है उसके पास खातेदार टेनेंट जैसे राइट नहीं है। लेकिन इस सेक्शन ने क्लियर कर दिया कि गैर खातेदार टेनेंट भी क्या कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, लेकिन उसको परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर से। ठीक है, क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो ठीक है, आप सबसेक्शन 1 के सामने लिख देना खातेदार टेनेंट और गैर खातेदार टेनेंट, और सामने लिख देना मॉर्गेज अलाउ। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना गैर खातेदार टेनेंट, उसको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से। अब देखिए, आप जब मॉर्गेज लेंगे तो फिर बताया है कि आप इन्हीं जो है लोगों से या इन्हीं अथॉरिटी से, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली बात क्या की कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट है उससे आप जो है लोन ले सकते हैं। दूसरा, आप लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और जो ये लैंड डेवलपमेंट बैंक है
वो कहाँ डिफाइंड होना चाहिए? राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 में। ठीक है, तो ये लैंड डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से भी आप अपना मॉर्गेज कर सकते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए? रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड एज सच अंडर द सेड एक्ट। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से मॉर्गेज करा सकते हैं? तो एनी शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से या फिर कोई एनी अदर इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड बैंक है और जो ये अदर इंस्टीट्यूशन है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करना होना चाहिए। तो बेसिकली ले देके स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके इंस्टीट्यूशन से आप क्या कर रहे हैं? मॉर्गेज कर रहे हैं। बाकी लैंड डेवलपमेंट बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये 5 आपकी क्या है? ये बैंक्स और सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप क्या कर रहे हैं? जहां से आप क्या अपनी लैंड को मॉर्गेज करा सकते हैं। कौन? खातेदार टेनेंट और गैर खातेदार टेनेंट। तो ये आपका सब सेक्शन 1 हो गया है क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको सब सेक्शन 2 के बारे में बताती हूँ। सब सेक्शन 2 के सामने लिख लीजिए यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। और मैं आपको बता देती हूँ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या होता है। जब आप अपनी लैंड को जब आप अपनी लैंड पर मॉर्गेज आप अपनी लैंड को मॉर्गेज करते हैं। और देखिए, जब हम नॉर्मल मॉर्गेज करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए लेकिन पोजेशन नहीं दिया होता। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है, यूज। ठीक है, क्या करना है आपको? यूज कि आप जो यूजुफ्रक्ट बेसिकली कि जो भी इस लैंड पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आप उसको यूज कर लो। ठीक है, और बदले में मुझे लोन दे दो। तो मैंने क्या किया? एग्जाम्पल, अपनी लैंड को मॉर्गेज पे दिया और वो भी कौन सा मॉर्गेज था? यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। अब जब मैंने अभी 5 जो अथॉरिटीज थी उनसे, बैंक से या फिर इंस्टीट्यूशन से जब मैंने लोन लिया, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज मोड था लोन लेने का, तो मैं अब उनके पास क्या राइट है कि वो अब जब तक मेरा जो लोन है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उस लैंड से क्या करेंगे? रेंट कलेक्ट करेंगे। अगर रेंट मिलता है तो कोई प्रॉफिट अराइज हो रहा है तो उस प्रॉफिट को लेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी गेन हो रहा है उस लैंड से तो वो सारा जो मॉर्गेजी है वो अपने पास रखेंगे। अब ये सेक्शन ये कह रहा है कि जो खातेदार टेनेंट है वो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज तो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हम लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ हमने पोजेशन भी दे दिया। लेकिन इसमें क्या कहा कि जो मॉर्गेज अमाउंट वो है आपका मॉर्गेज अमाउंट इज डीम्ड टू बी रीपेड फ्रॉम यूसुफ्रैक्ट ऑफ लैंड। ठीक है, आप जो है मॉर्गेज अमाउंट कैसे पे होता जाएगा? आप हमारी लैंड जो है उससे लैंड को यूज कीजिए और हमारे से और जो भी उससे पैसा आप ले रहे हैं लैंड से, हमारा जो मॉर्गेज अमाउंट है वो रीपे हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम पीरियड जो आप ये मॉर्गेज कर सकते हैं सिर्फ 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो खातेदार टेनेंट जो है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज जब कर रहे हैं तो सिर्फ कितने साल तक कर सकते हैं? 5 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये टाइम पीरियड क्या है डिसाइड नहीं है कि हमने यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज कितने साल के लिए किया है, तो फिर ये एक डीम्ड 5 इयर्स माने जाएंगे। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, कि कितने समय के लिए आप यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने 5 साल के लिए किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 43 जो मैं बता रही हूँ, एक एक बात ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका। अब देखिए इसका प्रोविजो ने क्या कहा। इसके प्रोविजो ने ये बात की, राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1970, एक अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1970। इस एक्ट ने ये कहा कि अब अगर कोई भी खातेदार टेनेंट एससी और एसटी है तो वो मॉर्गेज सिर्फ एससी और एसटी के साथ ही कर सकता है। ठीक है, नॉन एससी एसटी पर्सन के साथ वो मॉर्गेज नहीं कर सकता। तो ऑन 1970 अमेंडमेंट एक्ट और आफ्टर, ये प्रोविजो कब अप्लाई हो रहा है? 1970 वाले दिन से और उसके बाद। ऑन 1970 और आफ्टर 1970 प्रोविजो ने ये कह दिया कि अब
जो SC/ST खातेदार हैं वो मॉर्गेज नहीं करेंगे नॉन SC/ST पर्सन को, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट on or after the publication of the Rajasthan Tenancy Amendment Act 1970 in the official gazette, no khatedar tenant being a member of scheduled caste or scheduled tribe so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any person who is not a member of SC or ST tribe, scheduled tribe. याद रहेगा आपको, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा सबसेक्शन 2 भी हो गया। देखिए फिर आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। जैसे ही आपका जो पीरियड है वो एक्सपायर होता है वैसे ही यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 साल के लिए आपने यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज किया था, तो जैसे ही 5 साल आपके यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के कंप्लीट हुए, ऐसा माना जाएगा कि आपका यूसुफ्रैक्चरी जो मॉर्गेज है ऑटोमेटिकली एंड हो गया, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गया है, ठीक है, सारा आपका लोन जो है पे हो गया है। डेट इज एक्सटिंग्विश्ड, अब जो आपका ऋण है वो क्या है, समाप्त हो जाता है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में, ठीक है। लैंड इज रिडीम्ड, भूमि वापस मिल जाती है, एंड पोजेशन मस्ट बी रिटर्न टू मॉर्गेजर फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। अब देखिए, मैं वैसे तो आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ही पता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं पता मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, मैंने अगर लोन लिया है तो मैं हूं मॉर्गेजर, ठीक है। मैंने जिससे लोन लिया है वो होता है मॉर्गेजी। देखिए थोड़ा सा अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है कौन मॉर्गेजर है कौन मॉर्गेजी, तो ऐसे सोचिए, मॉर्गेजी तो हम जी ज्यादा इज्जत किसको देते हैं, जब हमें किसी से पैसा लेना है तो हमने पैसा जिससे लिया है हम उसको इज्जत से बुला रहे हैं मॉर्गेजी, ठीक है। और मैं कौन हुई, मॉर्गेजर। तो जब मैंने, मॉर्गेजर ने अपनी लैंड को यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज किया और 5 साल के लिए किया है, ठीक है, या मैं कहूँ 2 साल के लिए किया है, मैंने अपनी लैंड को यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज पर दिया है, मैंने बदले में लिए उससे लोन पर 1 लाख रुपए, ठीक है, और मैंने कहा कि आप मेरी लैंड को 2 साल तक यूज करो, हर महीने इससे पैसे मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और वो आप अपने पास रखो, आपका जो 2 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए मैंने लिए हैं आप उससे कवर करो। अब जैसे ही 2 साल खत्म हुए ऑटोमेटिकली वो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज एंड हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है एंड कराने के लिए, ऑटोमेटिकली वो एंड हो जाएगा, जो डेट है उसका समाप्त हो जाएगा। लैंड, क्योंकि पोजेशन तो मॉर्गेजी के पास था, मुझे वापस मिल जाएगी। देखो लैंड तो रिडीम हुई, भूमि तो वापस मिली, साथ के साथ जो मॉर्गेजी है उसको पोजेशन मुझे वापस देना पड़ेगा, और जो वो मुझे पोजेशन दे रहे हैं उसमें अब क्या है, वो पोजेशन हमारा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है, उस पर अब कोई भी जो है पैसा नहीं बकाया होना चाहिए बेसिकली। नो पेमेंट रिक्वायर्ड बाय मॉर्गेजर, अब कोई भी जो है भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारी लैंड को यूज कर रहे थे। ये जो वर्ड है ना ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ऑटोमेटिकली जो एंड हो जाएगा। आप देखिए, a usufructuary mortgage under subsection 2 shall, upon the expiry of the period mentioned herein before, be deemed to have been satisfied in full without any payment whatsoever by the mortgager, and the mortgage debt shall be deemed to have been extinguished, ठीक है। तो extinguished डेट जो है आपका extinguished हो गया है। मॉर्गेज लैंड रिडीम्ड, ठीक है, मार्क दिस वर्ड, लैंड रिडीम्ड, एंड, ठीक है, एंड द पोजेशन देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड बाय द मॉर्गेजी टू द मॉर्गेजर फ्रॉम फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है। अब ये सबसेक्शन आपको याद रहेगा। उसके बाद है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज हुआ था, सो वो वैलिड कब तक रहेगा, वैलिड टिल पीरियड मेंशन इन डीड और 20 years विच एवर इज लेस, ठीक है।
विच एवर इज लेस। इसके सामने अब आप सबसेक्शन 4 के आगे 20 ईयर्स का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर, क्योंकि देखिए बात जो की गई है कि 5 साल तक के लिए ही आप अपना यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज कर सकते हैं, ये तो बात की गई है 1955 एक्ट के तहत। अब 1955 से पहले भी तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज लोग जो टेनेंट्स हैं वो देते होंगे अपनी लैंड को मॉर्गेज पर। तो कहा कि अगर यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज इस एक्ट को आने से पहले से ही अगर आपने अपनी लैंड को मॉर्गेज किया था, तो अब उसके अंदर अगर पीरियड है, ठीक है, तो वो जब तक वो पीरियड जो पीरियड है वो माना जाएगा। ठीक है, तो वैलिड कब तक होगा? टिल पीरियड मेंशन इन डीड, जितना पीरियड लिखा है उसमें, और 20 ईयर्स या फिर 20 साल, विच एवर इज लेस। अब 20 साल में से और जो मेंशन है उस डीड में, उन दोनों में से देखेंगे कम क्या है। जैसे कि 1955 आने से पहले मॉर्गेज किया जाता है, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, वो किया जाता है 7 साल के लिए, ठीक है, 7 ईयर्स के लिए। अब ये एक्ट आया, इस एक्ट ने क्या कहा? या तो जो डीड में पीरियड मेंशन है या फिर 20 साल, दोनों में से कम क्या है? 7 साल, तो 7 साल वैलिड माने जाएंगे। अब आ जाइए 1955 से पहले यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज हुआ, ठीक है, उसमें जो डीड थी उसमें बात की गई कि 30 साल के लिए हम यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज करते हैं। अब यहाँ पर 30 साल या फिर 20 साल, सब क्या लेस है? 20 साल, तो 20 साल माना जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, उसमें ये ही लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो इसमें आप मार्क कर लेना 20 ईयर्स, ठीक है, और जो डीड में लिखा है वो विच एवर इज लेस। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है ना, आपने देखा था लास्ट टाइम का जेएलओ का एग्जाम, कितना टिपिकल क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो ठीक है, और जैसे आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई, और जैसे ही ये लीज ये जो हमारी डीड है वो कंप्लीट होगी तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा। दिख रहा है आपको? इसी तरीके से लिख लेना जैसे मैंने लिखा है साइड में, क्योंकि जब रैपिड रिवीजन करेंगे ना तो यही काम आएगा। उसके बाद इसका सब सेक्शन 4A, देखिए सब सेक्शन 4A क्या बात करता है। अब सब सेक्शन 4A ने कहा मॉर्गेज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एंड एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ 1975 अमेंडमेंट। देखिए अब इसके अंदर एक नई बात की गई, इसमें कहा गया अगर कोई मॉर्गेज कमेंसमेंट के बाद हुआ है और वो एग्जिस्ट कर रहा है जब 1975 की अमेंडमेंट आई थी तब भी, तो अब वो कब तक वैलिड रहेगा? तो कब तक वैलिड रहेगा? या तो जो पीरियड इस डीड में लिखा है उतना, या फिर जो 5 साल है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले पड़ जाए। ठीक है, तो हमारा जो ये मॉर्गेज है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अधिनियम के बाद और 1975 संशोधन के समय विद्यमान बंधक विलेख की अवधि या तो 5 वर्ष या फिर जो पहले समाप्त हो उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर। बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा विच एवर इज लेस, कि पहले जो पड़ जाए, अगर डेट में था 3 साल, ठीक है, और तो 5 साल से पहले तो 3 साल ही पढ़ेंगे, तो 3 साल में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर डीड में लिखा है 10 साल, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है और 5 ईयर्स, तो पहले 5 साल पढ़ रहे तो 5 साल, तो बेसिकली ये कहा गया है। ठीक है, a usufructuary mortgage of any land made after the commencement of this act and subsisting on the date of commencement of Rajasthan Tenancy Amendment Ordinance 1975। देखो जब हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा था उसके प्रोविजन में क्या बात हुई थी? राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1970 की, कि वो जो SC/ST खातेदार टेनेंट है वो SC/ST खातेदार टेनेंट को ही मॉर्गेज पर देंगे। अब ये बात कर रहा है राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1975 की। ठीक है, ये जो ईयर्स है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो 1970 है और 1975 की बात की गई है। शैल अपॉन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन इन द मॉर्गेज डीड और 5 years from the date of execution thereof, whichever period expired first, be deemed to have been satisfied in full without any payment whatsoever by the mortgager। देखिए
तो ये भी सिंपल सी बात कर रहा है 1975 की अमेंडमेंट के समय से। अब बात करते हैं इसका सबसेक्शन 4B। 4B क्या कह रहा है? 4B ये कह रहा है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वन यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज नो न्यू मॉर्गेज ऑन सेम लैंड फॉर 2 years। जब आपने पहला यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज किया तो अब उसके बाद जब आप दूसरा यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज करेंगे तो उन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर होना चाहिए। 2 years गैप रूल, ठीक है? कितने साल का जो है गैप रूल होना चाहिए? 2 years गैप रूल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये 2 years जो गैप रूल था वो हमने इसी एक्ट में कहीं और भी पढ़ा था, ठीक है? तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो हमने किस सेक्शन में पढ़ा था? 2 years का जो गैप रूल था वो हमने किस सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है? और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है और जितने अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा है ये एक्ट जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि थोड़ा सा क्या हो, आइडिया हो जाए मुझे कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और जो भी इसमें हमारा लेबर लग रही है, मेहनत लग रही है, तो वो क्या है, वो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर आप सबको जरूर देना है। सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैम ने आप कहीं और भी 2 years जो है गैप रूल की बात की थी, वो कहाँ की थी, ढूंढना इस सेक्शन में, क्योंकि मुझे 100% याद है 2 years का गैप रूल भी हमने कहीं पढ़ा था, ठीक है? और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? चलो, तो ये भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद है इसका 4C। 4C क्या बात कर रहा है? देखिए 4C कहता है इफ मॉर्गेज ऑलरेडी रिडीम्ड बिफोर 1975 अमेंडमेंट। 1975 अमेंडमेंट के आने से ही पहले जो मॉर्गेज था उसको रिडीम कर लिया गया, मतलब जो लैंड हमने मॉर्गेज पर यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज पर दी थी, अब उस भूमि को वापस ले लिया गया है। मॉर्गेज इज नॉट लाइबल, mortgagee is not liable to pay penalty or mean profits for that period। अब mortgagee liable नहीं है कि वो पेनल्टी पे करे और मीन प्रॉफिट पे करे फॉर दैट पीरियड। वेयर अ यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज स्टैंड्स रिडीम्ड अंडर सबसेक्शन 4A, ठीक है? अगर सेक्शन 4A के अंदर आपने क्या किया था, अपनी जो मॉर्गेज थी वो रिडीम हो गई थी from a date earlier than the date of commencement of Rajasthan Tenancy Amendment Ordinance Act 1975, such redemption shall not be deemed to have been rendered the mortgagee liable to pay to the mortgager any penalty or mean profit or both for the period from the date such redemption and the date of commencement। इसमें ये कहा गया है बेसिकली अगर 1975 की अमेंडमेंट आने से पहले ही अगर आपने अपनी जो लैंड थी उसको रिडीम कर लिया गया था तो अब मॉर्गेजी लायबल नहीं है कि वो आपको मतलब मॉर्गेजर को पे करे कोई पेनल्टी या फिर मीन प्रॉफिट्स या फिर दोनों ही, फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिडम्पशन एंड द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, ठीक है? तो रिडम्पशन की डेट से लेकर कब तक की, जब से ये राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है 1975 कमेंसमेंट में आया है, ठीक है? तो बेसिकली यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज आपने 1975 की जो ऑर्डिनेंस है उससे पहले ही अगर आपने रिडीम कर ली है तो फिर अब मॉर्गेज लायबल नहीं है कुछ भी पे करने के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा 1975 का जो हमने क्या पढ़ा है 4A में अमेंडमेंट पढ़ा है ऑर्डिनेंस। उसके बाद है 4D आफ्टर रिडम्पशन मॉर्गेज मस्ट। अब रिडम्पशन जब जो लैंड है उसको रिडीम कर लिया है मॉर्गेजी, अब आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी रिटर्न कर दो, भूमि तो वापस दे दी है, ठीक है? प्रॉपर्टी को भी रीट्रांसफर कर दो और अब पोसेशन भी दे दो। ये सारा काम मॉर्गेजी को 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा और अपने ही किस पर करना होगा, खर्च पर करना होगा, एट हिज ओन कॉस्ट, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आपका 4D। इसके आगे आप लिख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दीजिए, तो यहाँ पर सामने आप लिखिए डॉक्यूमेंट्स
रिटर्न। और कब तक? ये सब होना चाहिए आपका विदिन 3 months। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड 3 months। उसके बाद है हमारा सबसेक्शन 4E। इफ मॉर्गेजी फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज। ठीक है, मॉर्गेजी ने अब क्या किया, जो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस थे रिटर्न करने डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें, और उसने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा? पनिशमेंट मिल सकती है 1 साल तक की, और फाइन हो सकता है 1000 रुपए तक का। ठीक है, तो ये आप 4E के सामने लिख लीजिए कि अगर मॉर्गेजी जो है विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर मॉर्गेजर को पोजेशन नहीं देता है 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर कन्विक्शन हो जाती है उसकी, तो उसको एक साल तक की, इसका मतलब 1 मंथ भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है। ठीक है, फॉर अ टर्म विच में मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा मिल सकती है। फाइन जो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों चीजें। फिर ये कैसा, जो ऑफेंस कैसा है ये? अगर मॉर्गेजी ने आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं किए हैं, आपकी लैंड वापस नहीं कर रहा है, तो कैसा ऑफेंस है? मार्क दिस वर्ड, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये वर्ड आप अच्छे से मार्क कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर मॉर्गेजी यूसुफरक्शी मॉर्गेज में 3 महीने के अंदर अंदर जब वो मॉर्गेज कंप्लीट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो कन्विक्शन होने पर ये क्या है, 1 साल तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और साथ के साथ क्या है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और ये कंपाउंडेड है। 4E के सामने आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए ऑफेंस, 4E ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 5। इफ मॉर्गेजी डज नॉट रिटर्न पोजेशन, ही इज लायबल टू इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 183A। अगर मॉर्गेजी क्या कर रहा है, पोजेशन नहीं दे रहा है, खुद ही उस लैंड पर कब्जा करके बैठ गया, तो अब वो क्या लायबल है कि उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 183A के तहत। सेक्शन 183 क्या है, इसको हम साथ के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 183A कहता है, सेक्शन 183 कहता है, समरी एविक्शन ऑफ मॉर्गेजी ऑन non-delivery of possession of land after the expiry of the period of mortgage। बंधक की अवधि की समाप्ति के पश्चात भूमि का कब्जा परिदत्त न करने पर बंधकदार की सरसरी तौर पर बेदखली। ठीक है, और ये कौन कराता है? ये कराता है, इसको पूरा पढ़ना है। If mortgagee does not deliver possession of the land as provided in subsection 3, 4 or 4A of section 43, the mortgagor may make an application within 12 years। तो अब देखिए, इजेक्टमेंट तभी होगा, ये आप जो सेक्शन 40 जो 3 है उसमें जो सेक्शन 183 लिखा है उसके सामने लिखिए कि विद इन क्या 12 years आपको क्या करना है, विद इन 12 years आपको एप्लीकेशन लगानी है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायर, जिस दिन आपका मॉर्गेज खत्म हो रहा है उस दिन से 12 साल के अंदर अंदर। एंड वेयर सच पीरियड इज हैव एक्सपायर्ड, और अगर वैसा जो पीरियड एक्सपायर हो गया अंडर सबसेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 43 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1970 विद इन 12 years ऑफ सच कमेंसमेंट टू द असिस्टेंट कलेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द असिस्टेंट कलेक्टर। तो जिस विद इन हुज जुरिसडिक्शन द लैंड और मेजर पोर्शन देयरऑफ इज सिचुएट, तो किसके पास है इसकी पावर, इजेक्ट करने की पावर है असिस्टेंट कलेक्टर। इसी के सामने लिख लो कि असिस्टेंट कलेक्टर क्या करेगा, इजेक्टमेंट के ऑर्डर दे सकता है अगर आपने 12 साल के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन लगा दी है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 43। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको थोड़ा अच्छे से और टाइम लगाकर पढ़ा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके MCQs। हु कैन फ्रीली मॉर्गेज लैंड अंडर दिस सेक्शन? तो कौन मॉर्गेज कर सकता है लैंड फ्रीली? तो फ्रीली तो खातेदार टेनेंट कर सकते हैं, क्योंकि गैर खातेदार टेनेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। उसके बाद जो गैर खातेदार टेनेंट है, क्या वो मॉर्गेज कर सकते हैं लैंड? बिल्कुल कर सकते हैं।
किसकी परमिशन से? स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। लोन फॉर मॉर्गेज कैन बी टेकन फ्रॉम, जो लोन होता है मॉर्गेज का, मॉर्गेज के लिए जो हम लोन ले रहे हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो हमने 5 जो है अथॉरिटीज देखी थी, तो उनमें से एनी पर्सन वर्ड तो नहीं लिखा था। प्राइवेट लेंडर से भी नहीं लेना है लोन, तो फ्रेंड से लेना है लोन नहीं, तो हम ले सकते हैं एक तो गवर्नमेंट बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या फिर कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है उससे आपको लोन लेना, आप ले सकते हैं। फिर है मीनिंग ऑफ यूसुफ्रैक्चरी। अच्छा ये बात बताओ, जो हम लोन कहाँ से ले सकते हैं ये किस सबसेक्शन में दिया है? सबसेक्शन 1 में। साथ के साथ ना याद करते चलो और इस तरीके से तैयारी करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन बन गया ना तो गलती से भी गलत नहीं होगा। सब कुछ पढ़ेंगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना इस एक्ट को क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो जो पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है, तो उसकी आप गारंटी नहीं है कि आप 100% अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन, क्योंकि आपने तो वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा है। व्हाट इफ कि आपके लेस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन जाए? हमें तो नहीं पता ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, लेस इम्पोर्टेंट क्या है। गैस कर सकते हैं, पर मुझे लगता है वो गैस करना ये सब चीजें उन स्टूडेंट के लिए है जो इनकी मतलब जिनको नॉर्मल तैयारी करनी है। भाई जिनको ये एग्जाम निकालना ही है उनको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी गलती से गलती ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए साथ के साथ पढ़ते जाओ। तो कहाँ पे लिखा था ये? सबसेक्शन 1। अच्छा, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज सबसेक्शन 2 में था, उसका क्या मतलब होता है? यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज का मतलब होता है जब आप ट्रांसफर जो है पोजेशन को, लैंड का जो पोजेशन होता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं, और जो लैंड पर प्रोड्यूस होता है उसको भी इंजॉयमेंट के लिए मॉर्गेजी को ही दे देते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम पीरियड कितना है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज का? तो 5 साल है, ठीक है। और ये 5 साल हमने सबसेक्शन 2 में देखा था। फिर है अगर कोई भी पीरियड मेंशन नहीं है तो हम क्या समझेंगे? तो हम समझेंगे डीम्ड 5 इयर्स, ठीक है। डीम्ड 5 इयर्स की बात सबसेक्शन 2 में की है। अच्छा ये SC/ST खातेदार है, क्या वो मॉर्गेज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन SC/ST मेंबर को ही करेंगे, ये प्रोविजो में लिखा है, ठीक है। और ये प्रोविजो में जो लिखा है कि ये कर सकते हैं, ये तो कब किस अमेंडमेंट के बाद से ये सिर्फ SC/ST को ही मॉर्गेज कर सकते हैं, SC/ST खातेदार? तो हमने पढ़ा था राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1970, ठीक है, उसके बाद से। फिर अगर एक्सपायरी हो जाता है मॉर्गेज पीरियड तो क्या माना जाएगा? कि अब ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। अधिनियम से पहले बंधक कितनी अवधि तक मान्य है? तो जो मॉर्गेज जो है इस एक्ट से आने से पहले पहले कितना, या तो 20 साल या फिर जो डीड में लिखा है उस मतलब दोनों में से जो भी कम है वो, ठीक है। ये क्या बात की गई थी 20 साल वाली बात? ये की गई थी सबसेक्शन 4 में। फिर आफ्टर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद मॉर्गेज वैलिड कब तक है? सिर्फ 5 साल तक, और जो भी पीरियड लिखा है डीड में और जो भी पहले पड़ जाए वो। गैप कितना होना चाहिए सेकंड मॉर्गेज में? ये गैप रूल कहाँ दिया है? 4B, ठीक है। 4B में 2 इयर्स का गैप रूल, क्योंकि A B, ठीक है, B सेकंड नंबर पे आता है, तो सेकंड ईयर गैप रूल की बात की गई है। जब आप सेकंड मॉर्गेज करेंगे तो 2 साल का गैप होना चाहिए। अच्छा टाइम लिमिट क्या है? पोजीशन वापस दे दो, जैसे आपका मॉर्गेज जो है सेटिस्फाई हो गया तो 3 महीने के अंदर अंदर वापस कर दो। ये कहाँ बात की गई है? ये बात की गई है 4D। 4D बात कर रहा है 2 पोजीशन। 4D क्या बात कर रहा है? 2 पोजीशन, है ना, वापस दो, पोजीशन को वापस दो 3 महीने के अंदर अंदर। पनिशमेंट क्या है? कि अगर आपने पोजीशन नहीं दिया तो 1 साल तक की तो जेल हो सकती है और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। और ये पनिशमेंट कहाँ दी गई है? देखिए तो पनिशमेंट दी गई है 4E में। 4E बात करता है ऑफेंस की, 4E बात कर रहा है ऑफेंस की जिसमें पनिशमेंट दी गई है। नेचर क्या है ऑफेंस का? तो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ ऑफेंस, इफ मॉर्गेजी इज नॉट रिटर्निंग द पोजीशन और इफ मॉर्गेजी इज नॉट रिटर्निंग बैक द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो फिर वो क्या है? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। अगर पोजीशन नहीं रिटर्न किया है तो आप और क्या रेमेडी ले सकते हैं? तो 183 में आप इजेक्टमेंट का भी ऑर्डर ले सकते हैं। और 183 में इजेक्टमेंट का ऑर्डर कौन दे रहा है?
असिस्टेंट कलेक्टर दे रहा है, और कितने साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है? 12 साल के अंदर अंदर। तो एक क्विक रिवीजन लाइन है, मैक्सिमम 5 इयर्स है पीरियड जो है मॉर्गेज का, ऑटोमेटिक रिजम्पशन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिडेम्पशन करना है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं, SC ST SST को ही देंगे मॉर्गेज पर। पुराने मॉर्गेज है उसमें 20 साल तक का रूल लगता है, सेकंड मॉर्गेज के लिए 2 साल तक का गैप चाहिए, और पोजेशन वापस कर दो 3 महीने के अंदर अंदर, नहीं कर रहे हो तो इजेक्टमेंट का प्रोविजन भी लागू होगा, पेनल्टी भी लग सकती है। So we have completed section 43 today. If you are liking the way I'm teaching, if you're liking my pattern, do comment, do like, do share my videos, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye. Take care.